यूपीएससी ने हमसे पूछा वाटर वेपर के बारे में 2024 में कि भाई जैसे ये जो बंदा 2023 का पेपर कर लेता, जिसने 2023 का एमसीक्यू भी देखा होता ना, वो पीवाईक्यू भी देखा होता, वो 2024 का पेपर तो कॉलर खड़े करके बोलता हाँ भाई कौन सी कथा बता। उसमें वो खुद बोल रहा है कि जो इंफ्रारेड वेव होती है ना उसको वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना वाटर वेपर कम होता जाता है। सिंपल सी बात है। 2024 में यूपीएससी बोल रहा है कि इट इज़ अ वाटर वेपर एक गैस है जो ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। ठीक है भाई, ठंडी होती जाती है, कंडेंस होती जाती है, बादल बरस जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पोल पे कब पाया जाएगा भाई? सबसे ज़्यादा पाया जाएगा ये सबसे ज़्यादा, ये देखो अभी। और देखो यूपीएससी ने ना 2000 उसमें भी बोल दिया है, 2023 में बोल का अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव एट इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम ऑफ रिसीव एट पोल। ये तो कोई वो नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई गर्मी कहाँ ज़्यादा है। अगर पोल पे सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है ना तो पोल होते ही नहीं, वो है ना, वो पोल्स होते ही नहीं, क्योंकि तो फिर नदी बन जाती ना। ठीक है, फिर वो यूपीएससी ने 2023 में पूछा हमसे, है ना, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर। ठीक है, इंफ्रारेड जो वेव होती हैं वो लार्जली एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर वेपर को। दैट इज़ कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इंफ्रारेड वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर वेपर, और वो लार्जली होता है लोअर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, 2012 में हमने खुद पूछा है कि द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसका आंसर है द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। जो इंफ्रारेड है ऑल द सोलर रेडिएशन, भाई सारी सोलर रेडिएशन कर लेती है। द अल्ट्रावायलेट रेड इज अ पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट का सोलर रेडिएशन का मतलब वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट। सिंपल सी बात है, इंफ्रारेड इज अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो यूपीएससी हमसे बोल रहा है कि वाटर वेपर एक गैस, भी हमसे बोल रहा है वाटर वेपर एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में होती है, वो जो लोअर ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा होती है ना। और जो तुम्हारा ये जैसे हाई टेम्परेचर होगा ये इवेपोरेशन से बनती है, ये इवेपोरेशन से बनती है और वॉल्केनो से भी निकलती है। जैसे जैसे हाई इंक्रीज होता है ना एल्टीट्यूड, वैसे वैसे टेम्परेचर होता है ड्रॉप, और जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो पानी जो हवा की ताकत होती है पानी को होल्ड करने की, वो हो जाती है कम। उससे क्या होता है, उससे होता है वाटर वेपर, उससे वो कंडेंस हो जाता है, और जो कंडेंस हो जाता है तो वो बरस जाता है। बोलता है बस तेरी इतनी औकात है ना। अब इसमें इनकरेक्ट है। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर तुम्हारा होता है, वाटर वेपर कंसंट्रेशन इन वार्म रीजन, हाईएस्ट वाटर वेपर। सिंपल सी बात है भाई, अगर वहाँ पर वाटर वेपर होगा, अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता तो वो तो पोल होते ही नहीं ना, वो तो नदी बन जाती ना। मेरे ढोल जुदाइयाँ अभी कॉजिंग लेस इवेपोरेशन, लेस वाटर वेपर। ठीक है, लेस इवेपोरेशन है। पोल पे टेम्परेचर बहुत कम है, इसके कारण इवेपोरेशन बहुत कम है, वाटर वेपर भी बहुत कम है। पोल हैव अ लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब लेटेंट हीट एंड इट्स रोल इन एटमॉस्फेयर प्रोसेस। लेटेंट हीट होती है छुपी हुई हीट। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग फेज चेंज। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है कब? जब एक सब्सटेंस का फेज चेंज करता है विदाउट टेम्परेचर को बदले। लेटेंट हीट वो होती है जब वो एब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है एक सब्सटेंस के द्वारा, जब वो सब्सटेंस अपना फेज चेंज करता है, अपनी स्टेट चेंज करता है, तो विदाउट टेम्परेचर चेंजिंग, टेम्परेचर के बिना चेंज करे। इसमें बोल देगा विद टेम्परेचर चेंजिंग, नहीं भाई विदाउट टेम्परेचर चेंजिंग है, विदाउट टेम्परेचर। ठीक है, समझ गए बाबू। वाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है जब पानी गैस बन जाएगा तो वेपर हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। लेटेंट हीट तो वेपराइजेशन है वो। अब एब्जॉर्ब वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज व्हेन वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड। तो ये जब रिलीज होती है जब वाटर वेपर कंडेंस बन जाता है। ठीक है
है ना, जब जब वेपर से कंडेंस इनटू लिक्विड बन जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ये जब होती है, जब एब्जॉर्ब हो जाती है आइस, जब आइस मेल्ट हो जाती है पानी में, जब आइस मेल्ट हो जाएगी पानी में। पहली बात लेटेंट हीट कब होती है? ये जब रिलीज़ होती है, जब कोई ये तब रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है जब कोई सब्सटेंस अपनी ना या तो अपना फेस चेंज कर रहा है, जब ये रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी, और विदाउट टेम्परेचर चेंज हुआ। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बस वो सब्सटेंस अपनी फेस चेंज कर रहा है, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है? पानी जो पानी होता है वो लिक्विड होता है, वो गैस बन जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में क्या होता है? पानी होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में बन जाती है। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है? जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन में एब्जॉर्ब होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में रिलीज होती है, क्योंकि पहले एब्जॉर्ब हो गएगा, है ना, पानी से एनर्जी हो जाएगी। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी लिक्विड में। लेटेंट हीट ऑफ सबमिलेशन में इसमें भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बस रिलीज़ किसमें होगी? कंडेंसेशन में रिलीज़ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब ये इनसे क्या क्या फ़ायदा होता है? ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को करते हैं, वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं, साइक्लोन एंड थंडरस्टॉर्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, अर्थ के हीट वेदर को रेगुलेट करते हैं, हेल्प करते हैं और हेल्पिंग डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। क्रूशल क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये हो गया। अब ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट एंड देयर मेजर। अब देखो पहली बात, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड देयर मेजरमेंट। पहली बात तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वेपर इन एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अगर लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, या वो जैसे नॉर्थ ईस्ट में जंगलों में बहुत ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी कैसे है? क्योंकि वहाँ की जो हवा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, नमी बहुत ज़्यादा है, वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा नमी है, ठीक है। वहाँ की हवा में ना बहुत ज़्यादा नमी है। एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है मास ऑफ वाटर वेपर का मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से मास ऑफ वाटर वेपर मतलब जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की हवा है, तो जो उसमें मास ऑफ वाटर वेपर होगा वो हो जाएगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर। इसमें जो एब्सोल्यूट वाली है उसमें तो बस मास ऑफ वाटर वेपर देख रहे हैं, पर इसमें मास ऑफ एयर भी देख रहे हैं पर यूनिट। इसमें मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ पर यूनिट एयर, ठीक है। देन उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रेशो ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर टू मैक्सिमम वाटर वेपर एयर कैन होल्ड। इसमें रेशो ऑफ वाटर वेपर देखते हैं और वो देखते हैं कि एयर कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना। और ड्यू पॉइंट होता है जहाँ पर एयर सैचुरेट होना शुरू हो जाती है और कंडेंस होना बिगन हो जाती है। एयर क्या होता है? सिकुड़ना शुरू हो जाती है और कंडेंसेशन बिगन हो जाती है। जब ड्यू पॉइंट इसमें बोलते हैं कि ड्यू पॉइंट मतलब होता है जब एयर वेपर में बदलती है, नहीं भाई वेपर में नहीं बदलती, जब एयर सैचुरेट होना शुरू हो जाती है। सैचुरेट होना, एयर बिकम सैचुरेटेड एंड कंडेंस बिकम। एयर फसली हो गई है, सैचुरेट हो रही है और कंडेंसेशन की शुरुआत हो गई है। संघनन बोलता है कंडेंसेशन को। अब मेजरमेंट क्या है? हाइग्रोमीटर। मेजरमेंट क्या है? हाइग्रोमीटर। मेजरमेंट क्या है? हाइग्रोमीटर। अब दूसरा क्या है? साइक्रोमोमीटर। दूसरा क्या है? साइक्रोमोमीटर। तीसरा क्या है? ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर होता है वो डायरेक्टली मेजर करता है रिलेटिवली ह्यूमिडिटी को, और रिलेटिवली ह्यूमिडिटी होती है कि इस टाइम कितनी एक्चुअल वाटर वेपर टू मैक्सिमम वाटर वेपर कैन होल्ड। इसमें है कि एक्चुअल वाटर वेपर कितना है और कितना वाटर वेपर आप मैक्सिमम कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकते हो। एक्चुअल वाटर वेपर कितना है और मैक्सिमम कितना कर सकते हो, ये करता है हाइग्रोमीटर। एंड साइक्रोमीटर uses dry and wet bulb thermometer. साइक्रोमीटर uses dry and wet bulb thermometer। इसमें क्या होता है? साइक्रोमीटर में
ये पहली बात तो ये सब ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट के नापने के काम आते हैं। साइक्रोमीटर है ना, एक पहला हाइग्रोमीटर हो गया, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी के लिए होता है। हाइड्रोमीटर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर ये मेजर करता है ड्यू फॉर्मेशन टेम्परेचर, किस फॉर्मेशन पे जाकर ड्यू पॉइंट बन जाएगा। नहीं ये है ये मेजर ड्यू पॉइंट फॉर्मेशन है। अब एक होता है ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर, इसमें मेजर होता है ड्यू पॉइंट, मेजर करते हैं ड्यू पॉइंट फॉर्मेशन, मतलब वो ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर में टेम्परेचर मेजर करते हैं कि भाई किस टेम्परेचर में ड्यू पॉइंट शुरू हो जाएगा। और ड्यू पॉइंट मतलब क्या होता है भाई, ड्यू पॉइंट मतलब क्या होता है, गाना गा के दिखाओ मुझे। ड्यू पॉइंट होता है कि जहाँ पर ना एयर सैचुरेटेड हो चुकी है और कंडेंसेशन बिगन हो चुका है, वो ड्यू पॉइंट होता है। और एक होता है इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, इसमें यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस को और इंफ्रारेड एब्जॉर्बेशन को फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। इसमें ना इलेक्ट्रिक सेंसर में कैपेसिटेंस को यूज़ करते हैं और इंफ्रारेड यूज़ कैपेसिटेंस और इंफ्रारेड एब्जॉर्बेशन फॉर परसाइज मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ये हो गया, बहुत मस्त जा रहा है। जेट स्ट्रीम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेदर। जेट स्ट्रीम होती है तो फास्ट मूविंग नैरो एयर करंट, इसमें बोल देगा जेट स्ट्रीम से बोल रहा है नैरो तेज, और एयर करंट इन ट्रोपोस्फेयर, कहाँ चलती है, ट्रोपोस्फेयर में। बोल देगा ये चलती हैं ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, नहीं भाई ट्रोपोस्फेयर में चलती हैं। अब पॉपुलर जेट स्ट्रीम है ना, ये तो स्ट्रॉन्गर है, पोलर जेट स्ट्रीम ये स्ट्रॉन्गर होती है, 50 से 60 लैटिट्यूड के बीच में चलती है ना। और ये इन्फ्लुएंस करती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को, सीवियर वीदर इवेंट को। पोलर है तो ये तो सीवियर वेदर इवेंट को करेगी। अब 50 से 60 लैटिट्यूड में चल रही है तो आप ये मान लीजिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को प्रभावित करेगी। सब ट्रॉपिकल होती है, ये वीक होती है। अगर ये वीक होना तो हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि ये नॉट वीक होती है तो पीछे से मानसून की हवा को धक्का मारती है हम भारत में आने के लिए। और ये 20 से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड में होती है। ये 20 से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड में होती है। ये 20 से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड में होती है। और ये मानसून को इफेक्ट करती है, अपर लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये जितनी तेज़ होगी ना, जितनी तेज़ होगी उतना भारत के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये भी मानसून की हवा को पीछे की तरफ धक्का मारती है। इनका क्या फ़र्क पड़ेगा वेदर पर, इम्पैक्ट ऑन वेदर। एक तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रॉम को, जो ये तूफान होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और टेम्परेचर बदल देते हैं, मानसून, हीट वेव, कोल्ड वेव। ठीक है भाई, सडन चेंज की वजह से ना ब्लॉकिंग पैटर्न में बदलाव आ जाता है और लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ये पूछ सकता है, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट का नाम सुनकर लोग बोलेंगे नहीं भाई जेट स्ट्रीम कैसे कर देगी। हाँ भाई, ये जेट है ना, तो जेट तो एक्सट्रीम ही होता है भाई। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट कर देगा, हीट वेव कर देगा, ड्रॉट कर देगा, कोल्ड स्नैप कर देगा। इन्फ्लुएंस एविएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन आएगा यार, एविएशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर देंगे भाई, जेट स्ट्रीम है कर देंगे वो लोग। और पोलर वर्टेक्स को शिफ्ट कर सकते हैं। पोलर वर्टेक्स होता है, इस पोलर के ऊपर ना गोल गोल हवा घूमती है, और जब वो गोल गोल हवा घूमती है, जब वो टूट जाती है ना, तो वो आग लगा देती है, मतलब सर्दी कर देती है। यूरोप में सर्दी कर देंगी है ना, और हाँ यूरोप में सर्दी कर देंगी, ये होता है। थैंक यू।